हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की होम साइंस से जो आपका तीसरा चैप्टर है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, इसकी समरी करवाने वाला हूं और फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, तो क्लास 12th की होम साइंस आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं आज के चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि जन स्वास्थ्य, जिसको हम पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, उसका मतलब होता है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा। पब्लिक हेल्थ यानी कि जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया जो सामूहिक प्रयास होता है उसको आप कहते हो पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और सभी लोगों का जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा हो, और स्वास्थ्य की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है वो पब्लिक हेल्थ में आता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कुपोषण। कुपोषण को इंग्लिश में कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। कुपोषण का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अरे यार ये तो कुपोषित सा बच्चा लग रहा है, अरे ये तो कुपोषित है। तो कुपोषण का मतलब क्या होता है कि शरीर की आवश्यकता अनुसार, यानी कि जितनी शरीर को जरूरत होती है उसके अनुसार उचित और निश्चित मात्रा में जब आपको पोषक तत्व नहीं मिलते, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितनी आपकी शरीर को जरूरत है, तो वो कुपोषण की स्थिति हो जाती है। कु का मतलब होता है कोई भी चीज जो बुरी होती है, जैसे कुपोषण यानी कि बुरा पोषण, सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या फिर कुरीति यानी कि कोई बुरी रीति रिवाज। तो कु जहां पे जुड़ जाता है वो वर्ड का मतलब होता है बुरा। तो बुरा पोषण यानी कि कुपोषण। ठीक है, आपके बॉडी को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा। कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं अब हम ये समझने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रकार जो कुपोषण का है उसको कहा जाता है अति पोषण। अति का मतलब होता है कोई चीज एक्सेस में है। ठीक है, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो जब आप जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व ले रहे हो तो आपको मोटापा हो सकता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ आप इस तरीके के हो सकते हैं अगर आपको अति पोषण की समस्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण का मतलब होता है आपकी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जितने पोषण की जरूरत होती है पर्याप्त रूप से आपको वो नहीं मिल पा रहा, पोषक तत्व आपको बहुत ही कम मिल रहे हैं और अपने भोजन में आपको उतना वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो इसके कारण आपके शरीर की जो वृद्धि है और जो शरीर का विकास होगा वो रुक जाता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब ये होता है कि आप अगर देखोगे, एक होता है संतुलित पोषण जिसको आप कह सकते हो कि भाई बैलेंस्ड, जब आपकी खाने की थाली में सब कुछ बैलेंस्ड है, जो न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है उसमें बैलेंस है। बट जब ये बैलेंस नहीं होता, तो जब व्यक्ति को शरीर की जरूरतों के अनुसार जो निश्चित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं वो नहीं मिल रहे और बहुत ही बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उनकी मात्रा जो है पोषक तत्वों की वो असंतुलित है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो पोषण है वो असंतुलित पोषण कहलाता है। ठीक है, आपका पोषण सही से नहीं हो पाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है जन पोषण तथा स्वास्थ्य का महत्व। हमारी जो सोसाइटी है, जितनी भी जनता है, उनके पोषण और उनके स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात एक ये लिखी हुई है कि नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषण स्तर देश की प्रगति एवं उन्नति को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। कि अगर मान लो हमारा भारत देश है, इसके अगर नागरिक ही अच्छे नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने नागरिकों, अपने यहाँ की जनता के पोषण का ध्यान रखना। और दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण होता है। अब देखो, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम हैं, उनकी मृत्यु का 50% में ये रीजन पाया जाता है कि वो कुपोषित होते हैं, उनको पोषण प्रॉपर नहीं मिल पाता। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे सामान्य से कम जन्म भार वाले होते हैं। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक वेट होता है, 2.5 किलो का होगा,
ठीक है, बच्चा 3 किलो का होगा, 3.5 किलो का होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जन्म के समय उनका भार 2.5 किलो से भी कम होता है। कई बच्चे तो 1 किलो के होते हैं, कई होता है 1.5 kg। तो अगर इतना कम वेट होगा ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। और इस कमी से क्या होगा, जब उसका वजन ही कम है, उसकी स्टार्टिंग ही अंडरवेट से हुई है, तो वो आगे भी समय समय पर बीमार होता रहेगा, उसकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। ठीक है, तो इससे उनका जो शिशु का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा डगमगाता रहता है, और उसकी वृद्धि और विकास भी प्रभावित होती है। उसको कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम रहती है, उसका विकास भी इतना अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, बच्चा उसका वेट प्रॉपर नहीं होता। फिर है, भारत में अल्प पोषण तथा अति पोषण दोनों ही एक भयंकर बीमारी है। अल्प पोषण का मतलब होता है कुपोषण, जहां पे आपको पोषण मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल अल्प का मतलब होता है कम। आपको खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं, जो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। अति पोषण, आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, बहुत ज्यादा खाते जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो आप क्या मोटे हो जाओगे। तो कुपोषण का दोहरा भार है हमारे भारत के ऊपर, एक अल्प पोषण और एक अति पोषण। ठीक है, तो यदि सरकार कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण पा लेती है, तो भारत के विकास और आर्थिक प्रगति की दर में भी तो वृद्धि होगी। अब अगर बहुत सारे लोग जो कुपोषण से मर रहे हैं, जो कुपोषण की समस्या अगर हमारी गवर्नमेंट सॉल्व कर देती है, तो इससे क्या होगा कि भारत का ही तो विकास होगा। यही बच्चे जो आज मर रहे हैं कुपोषण से, ये आगे चल के भारत देश के लिए कुछ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जन स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं। जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और पोषण से जुड़ी हुई कुछ हम बातें पढ़ने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जन स्वास्थ्य पोषण, ये क्या है, स्टडी का वो क्षेत्र होता है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। मींस जन स्वास्थ्य पोषण के अंदर वो चीज़ों को पढ़ाया जाता है जो मान लो पोषण से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, कुपोषण हो गया, प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। उनको कैसे उनको कंट्रोल करना है वो इसमें जो है मतलब आपको सिखाया जाता है, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ये बताया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। और ये जो एक फील्ड है ना स्टडी की, कौन सी, जो जन स्वास्थ्य पोषण है, इसके अंदर एक तो आपका सामाजिक विज्ञान जुड़ा हुआ है, जन यानी कि समाज, सोशल साइंस आपकी इसमें जुड़ी हुई है, प्लस में जीव विज्ञान, ठीक है, जो बायोलॉजी है वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जब बीमारियां पढ़ रहे हो तो वो बायोलॉजी की कैटेगरी में आ जाएगा। कुपोषण, कुपोषण, ये सब बायोलॉजी की खेल है ये भाई सारा। और समाज के बारे में पढ़ रहे हो तो सामाजिक विज्ञान भी आ जाएगा। तो दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो ये टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो समुदाय, अब हमारा अगला टॉपिक है समुदाय। समुदाय मीन्स कम्युनिटी, जो आपकी सोसाइटी है। ठीक है, तो लोगों का एक ऐसा समूह जो एक साथ रहता है। देखो समुदाय से आप क्या समझते हो, सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी, आप जहाँ पे रह रहे हो, एक साथ रहते हो, आपकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। हम सब इंडियन कम्युनिटी के हैं ना, हम इंडियन समुदाय है हमारा, आसपास सब भारतीय रहते हैं, हिंदी बोलने वाले रहते हैं। तो जब सभी लोग आसपास एक भाषा बोलते हों, जहाँ पे एक सरकार हो सभी की, एक राष्ट्र में रहते हो, एक शहर में रहते हो, आप सभी की लाइफस्टाइल एक जैसी है ना भाई, आप सभी भी चावल खाते होगे, आप सभी भी रोटी खाते होगे, आप सभी भी आलू खाते होंगे। तो ये क्या हमारी लाइफस्टाइल, खाना पीना, पहनना और रहना सहना सब एक जैसा है। तो हम एक ही सोसाइटी, एक ही समुदाय के सदस्य हैं। हम सारे लोग, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हैं, हम सभी एक ही कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अल्प पोषण के कारक क्या हैं। आखिर पोषण क्यों नहीं मिल पा रहा, इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। एक तो भोजन की कमी, आप अगर कम खाना खा रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। दूसरा है माता और शिशु देखभाल सेवाओं का अभाव। अभी भी क्या होता है, जब कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उसकी सेवाएं उसको मिलनी चाहिए, जितना ध्यान उसका रखा जाना चाहिए वो उसका प्रॉपर नहीं रखा जा रहा, अभी भी उसका अभाव है, तो कुपोषण आता है। फिर है स्वच्छ जल और स्वच्छता की कमी। कभी कभी क्या बहुत जगहों पे पीने का साफ पानी भी मतलब उपलब्ध नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कई जगह पे आज भी हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं। शिक्षा की कमी, ठीक है, शिक्षा की भी कमी है भाई, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा नहीं पता क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, क्या कम खानी चाहिए, तो ये कुछ कारक हैं। भारत में
पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली समस्या, प्रोटीन जो कि हमारा एक वृहद पोषक तत्व होता है, जो हमें चाहिए ही चाहिए हमारे शरीर को। प्रोटीन के बिना हमारी मांसपेशियां नहीं बनती। अगर हमें फिट रहना है तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं, नॉर्मल बंदे को भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन का मेन आप देखोगे, इसका मुख्य कारण है आवश्यकता से कम मात्रा में जब आप भोजन लोगे तो आपको प्रोटीन भी कम मात्रा में मिलेगा, और प्रोटीन की कमी से बहुत बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चे, ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं, क्षय रोग यानी कि जो जिसको टीबी जैसी बीमारी है, और इसके अलावा एड्स जैसी अगर किसी को समस्या है, तो इन लोगों को ये संभावनाएं ज़्यादा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या आती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में। तो प्रोटीन की कमी होने से एक तो सूखा रोग हो सकता है, आप सूखे हो जाओगे एकदम पतले से, और आप बिल्कुल एकदम ऐसे लगोगे बहुत पतले हो गए हो, एकदम शरीर सूख गया है। और दूसरा एक प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो है क्वाशियोरकर। तो दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन कि क्वाशियोरकर क्या है और सूखा रोग क्या है। तो देखिए भाई, सबसे पहले सूखा रोग को समझ लो। सूखे का मतलब होता है कोई चीज़ पतली हो जाना। तो 15 महीने का जो बच्चा होता है उसमें सूखा रोग कभी कभी आ जाता है, बच्चा बहुत सूख जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना। कभी कभी माँ का दूध जब नहीं मिलता बच्चे को तो वो बच्चा भी कमज़ोर रह जाता है, ठीक है, उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता और इस वजह से सूखा हो जाता है। और उसको जो बाहर से आहार खिलाया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, जो उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से वो बच्चा सूखा रह जाता है, उसको सूखा रोग हो जाता है। फिर इसके लक्षण क्या होंगे? अगर किसी बच्चे को सूखा रोग है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, उसका वजन गिर जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, उसका मुंह बंदर जैसा हो जाएगा, बूढ़े आदमी के जैसा। छोटे बच्चे का मुंह आपने कभी देखा? जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं उनका मुंह बिल्कुल ऐसे झुर्रियों वाला हो जाता है, और हड्डियों का ढांचा भी बिल्कुल झुर्रियों की तरह झुर्रेदार हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी पे हर जगह झुर्रियां दिखेंगी, और उसका पेट एकदम सपाट हो जाएगा, सीधा पेट, कोई पेट में कोई मसल्स वगैरह कुछ नहीं दिखेंगी, चिड़चिड़ा रहेगा वो बच्चा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। और उसका पेट खराब रहेगा, कुछ भी खिलाओगे वो उसको मतलब पेट उसका खराब ही रहेगा, पतले दस्त लगे रहेंगे, और उसके बाल रूखे रूखे से हो जाएंगे, और शरीर में पानी हमेशा भरा रहेगा। मतलब बीमारियां हो जाएंगी बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन की कमी होती है और सूखा रोग अगर आपको होता है। अगली बीमारी को हम कहते हैं क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक ऐसी बीमारी है जहां पे आप ये फोटो देख सकते हो, उस बच्चे का पेट बाहर निकल गया है, मुंह गोल हो गया है एकदम, हाथ पतले हैं, पैर पतले हैं। अब ये बीमारी में क्या होता है, बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाती है, यानी कि वो खाना कम खाते हैं, जिससे कि प्रोटीन जो उसके शरीर में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है जो बचा हुआ, वहीं से फिर वो बॉडी की जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति होने लगती है। तो उसके शरीर के प्रोटीन में से अगर ऊर्जा की पूर्ति होने लगेगी तो भाई वो बच्चा तो वीक हो जाएगा ना, और धीरे धीरे बच्चा क्वाशियोरकर की बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसके शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। और ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। इसका मेन कारण है आपको जो बच्चे को आप खाना खिला रहे हो उसके अंदर प्रोटीन की बहुत भारी कमी है, वो प्रोटीन से रिच फूड नहीं है, जब भी वो बच्चे को क्वाशियोरकर होगा। लक्षण क्या होते हैं? देखो, बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा, देखो ये चांद की तरह गोल चेहरा हो जाएगा। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन, ये जो पेट आपको फूला हुआ दिख रहा है ना, ये वाटर रिटेंशन है, इसके अंदर पानी जमा हो गया है और ये पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो ये बीमारी हो जाएगी एक तो इसमें। और वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला, और ये यहाँ पे जो लीवर होगा, यकृत का मतलब होता है लीवर, लीवर जो है ना उसमें भी सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा लीवर, चिड़चिड़ापन हमेशा रहने लगेगा। तो ये आपका क्वाशियोरकर बीमारी में हाल होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे एक तो होता है वृहद पोषक तत्व जो आपको बड़ा पोर्शन चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके विटामिन आते हैं जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो विटामिन में क्या क्या है? देखिए, हमारे आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा की कमी होने से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जो हमारे खनिज होते हैं, जितने हमारे मिनरल होते हैं बॉडी में, ठीक है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, ठीक है,
तो इनके अंदर भी मात्रा कम होने लगती है। जैसे कि आयरन की कमी हो जाना, आयरन एक मिनरल है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक खनिज पाया जाता है, मिनरल होता है आयरन। आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। रक्त में लोहे की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो सूक्ष्म पोषक तत्वों से रिलेटेड अगर कोई विकार है तो वो एनीमिया है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, खून की कमी हो जाना। तो रक्त में जब आपका आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक आपको? अब आगे देखते हैं। WHO के अनुसार, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखती है। तो बच्चों के अंदर और स्त्रियों के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये एक रिकमेंडेड वैल्यू है कि भाई इतना होना ही चाहिए। इससे कम है तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा, एनीमिया हो जाएगा। अब अगर खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी बॉडी में, तो शरीर में थकान होगी, थोड़ा सा भी काम करोगे सांस फूलने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, सर में चक्कर आने लगेंगे, आपको लगेगा बस मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मैं बस गिर जाऊंगा कहीं पे। कमजोर नजर, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, आपको भूख कम लगेगी, नाखून आपके चम्मच नुमा हो जाएंगे, यूं गोल से अजीब से नाखून हो जाएंगे खून की कमी से, सफेद से। सो ये प्रॉब्लम आती है। अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो विटामिन ए का आविष्कार 1913 में हुआ था, ये एक फैक्ट याद रखना। और विटामिन ए हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नष्ट नहीं होता, लेकिन विटामिन ए को आप खुली हवा में कहीं ले जाओगे या सनलाइट में ले जाओगे तो वहां पे ये विटामिन ए नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ए के बारे में ये थोड़े से जनरल से फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। विटामिन ए आपको गाजर में मिल जाएगा, एवोकेडो में मिल जाएगा, आपके कैप्सिकम में मिल जाएगा, ब्रोकली में मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ों में आपका विटामिन ए होता है। आप अगर यहाँ पे आगे देखो कि जो पशुजन्य खाद्य पदार्थों में विटामिन ए होता है, यानी कि जो पशुओं से खाद्य पदार्थ आ रहा है उसके अंदर जो विटामिन ए पाया जाता है ना, उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। तो रेटिनॉल भी विटामिन ए का ही एक रूप है, याद रखिएगा, रेटिनॉल कहा जाता है जो पशुओं से विटामिन ए आता है। तथा जो वनस्पति से, पेड़ पौधों से जो विटामिन ए आता है वो कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। तो कैरोटीन भी विटामिन ए है, रेटिनॉल भी विटामिन ए है, और विटामिन ए भी विटामिन ए ही है, याद रखिएगा ये तीनों नाम। विटामिन ए का काम होता है सबसे पहला नेत्र दृष्टि, जो हमारी आई साइट होती है उसको एकदम स्वस्थ रखना। आपकी आंखों के लिए कहते हैं ना गाजर खाया करो, तो वो गाजर में क्यों इसको रिकमेंड किया जाता है कि उसमें विटामिन ए बहुत रिच होता है, तो आपकी नेत्र दृष्टि अच्छी रहती है। और विटामिन ए खून में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर में हॉर्मोन्स का संतुलन बना रहता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है भाई वो समझ लो। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसको कहा जाता है, इसमें क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर रोडोमिन नाम से एक पदार्थ होता है। जो हमारी आंखें हैं उसमें एक पदार्थ पाया जाता है रोडोमिन, और रोडोमिन पदार्थ जो कि विटामिन ए, रेटिनॉल और रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से बनता है। यानी कि विटामिन ए और उसके जो सहायक कुछ पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर हमारी आंखों के अंदर ये रोडोमिन नाम से एक पदार्थ बनता है। अगर हमारे अंदर ये रोडोमिन पदार्थ नहीं बनेगा तो हमारे को देखने में दिक्कत होगी। तो ये रोडोमिन होता है तो यही पदार्थ हमें कम प्रकाश में देखने की शक्ति देता है, यानी कि अंधेरे में आप जो देखते हो ना वो रोडोमिन की वजह से देख पाते हो। और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोमिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि रोडोप्सिन भी नहीं बनेगा तो रोडोमिन भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है ये चीज़ नहीं बनेगी तो आप रात में देख नहीं पाओगे, और उसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी, अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली बीमारी जिसको कहते हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होना। फिर उसके बाद दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को हम शुष्क काक्षिक पाक भी कहते हैं,
और इसमें क्या होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है। जो आपकी अश्रु ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि यानी कि जो ये चीज आपको दिख रही है जहां से हमारे आंसू आते हैं, ठीक है, ये वाली जो चीज होती है अश्रु ग्रंथि, इसका कार्य रुक जाता है और आंसू आना, थोड़ा जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, सूखापन आ जाता है। और इस स्राव में कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा सूखी सिकुड़ी व गंदीली हो जाती है। इसमें अगर सूखापन होगा तो क्या होगा, ये गंदी हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। तो इसी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें आंखों का कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है भाई, देखो ये जो हमारी आंख होती है, ठीक है, आप अगर हमारी आंख को देखोगे तो इसके अंदर जो काला वाला भाग होता है, ठीक है, जो काला वाला भाग होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है। तो वो जो है सूख जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है और फिर उसमें संक्रमण भी होने लगता है, कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है धीरे धीरे आगे चल के। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर गंभीर जख्म भी बन सकता है। अगली जो बीमारी है वो है कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया में क्या होता है, ये देखो, ये आपकी आंख के अंदर का सीन है। ये जो हिस्सा होगा इसमें ऐसा ये गोल सा बाहर आ जाएगा, सफेद हो जाएगी ये आपकी बॉल। ये भाई अंधा होने की स्थिति का लास्ट चरण होता है। इसके बाद आप अपनी नेत्र दृष्टि खो देते हो। अब ये कैरेटोमलेशिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कैरेटोमलेशिया में आंखों के अंधेपन की ये अंतिम स्थिति है। इसके बाद बंदा सीधा अंधा होता है। इसमें कॉर्निया के नरम हो जाने के कारण एक झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है। देखो ये जो झिल्ली आपको दिख रही होगी ना, कॉर्निया क्या था, ये काला वाला हिस्सा, काले से तो भाई सफेद हो गया, इसकी तो झिल्ली बाहर निकल रही है। तो ये बीमारी को ही तो कहते हैं कैरेटोमलेशिया। तो इसमें क्या होगा, जिससे आंखें लाल हो जाएंगी, सूख जाएंगी, धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना ही बंद हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आयोडीन की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नामक जो आपका जो खनिज होता है, विटामिन नहीं सॉरी मिनरल होता है, ये आयोडीन कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन की कमी से भी बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं आगे बताऊंगा। तो ये शरीर और आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है आयोडीन। जो नमक खाते हो ना उसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन से क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है जो तितली की तरह होता है, आप देखोगे आपका जो गला होता है ना, ये फोटो भी लगा रखी है मैंने, तो ये जो आपका है ये थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये सही से काम नहीं करेगा अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, तो ये सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। अगर थायराइड का काम सही से करवाना है तो आपका थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन का होना शरीर में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब कोई महिला जो है प्रेग्नेंट होती है तो उस समय भी आयोडीन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से अगर कमी होगी तो भ्रूण का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। जो बच्चा विकास कर रहा होता है अंदर, उस पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण पैदा होने वाले बच्चे में कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियां या कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी के समय माता को आयोडीन की कमी है तो बच्चे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आगे देखते हैं, अगर आयोडीन की कमी होगी इसके अलावा क्या हो सकता है, बच्चों का जो शरीर है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और मानसिक विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। और घेंघा नाम से एक बीमारी हो सकती है। अब घेंघा रोग क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखो भाई, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा गला, ठीक है, इसको गलगंड भी कहा जाता है। ये जो आपका गला है ये पूरा का पूरा फूल जाएगा और इसमें क्या होगा, एकदम फुलाव आ जाएगा, गोल सा एकदम ऐसे मोटा सा गला हो जाएगा आपका। तो ये घेंघा गलगंड नाम से इसको जाना जाता है, गोइटर भी इसको कहते हैं। तो इससे क्या है, ये आयोडीन की कमी से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा गर्भावस्था में आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा ना मिलने पर माता को गलगंड रोग तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चा जब पैदा होगा तो वो बौना भी हो सकता है, उसकी हाइट कम रह सकती है, बौनापन आ सकता है बच्चे में, हाथ पाँव में सूजन भी आ सकती है आयोडीन की कमी से, शरीर ढीला और सुस्त भी होगा अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियां। ये जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं इसके लिए सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं, अब हम उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1993 में
राष्ट्रीय पोषण नीति बनाई थी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जिसको NNP के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले 5 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे, जितने भी 5 वर्ष के बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, और जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और जितनी भी मतलब जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ICDS प्रोग्राम शुरू किया, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रयास ये था। दूसरा प्रयास किया मिड डे मील स्कीम आई। भारत की केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम चलाई, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लंच फ्री में दिया जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये भी सरकार द्वारा चलाया गया था। और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जब आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, उनको भाई विटामिन्स की टैबलेट देना, गोलियां मुफ्त में देना, विटामिन सी की टैबलेट देना, ये सब सरकार द्वारा शुरू किया गया कि बच्चों में, महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में कोई भी कमी ना हो। अब ये जो कार्यक्रम है इनको मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आपने आंगनवाड़ी का नाम सुना है, जहाँ छोटा बच्चा जाता है पढ़ाई लिखाई करने, खेल कूद मौज काटने। तो आंगनवाड़ी में क्या होगा कि भाई 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। जो बच्चे छोटे से जाते हैं वहाँ पे, 6 साल से नीचे नीचे के बच्चे, उनको वहाँ पे भाई पोषण मतलब खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है उन्हें, ठीक है, थोड़ा एक्टिविटी करवा दी जाती है। तो ये एक प्रयास किया गया, और वहाँ पे उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच भी हो जाती है, ठीक है, कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसका मेन उद्देश्य था कुपोषण और मृत्यु दर को कम करना, कि भाई कुपोषण क्यों हो रहा है, कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो सरकार ने बोला कि हम हर आंगनवाड़ी में बच्चों को बुलाएंगे और न्यूट्रिशियस चीज़ें उनको देंगे। बच्चों की स्वास्थ्य और आहार संबंधी जरूरतों के बारे में माताओं को बताना कि भाई अगर बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो उसको क्या देना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है ना। कहीं आप उसको चाउमीन मोमोस रोज खिला रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर गर्भवती तथा धात्री माताओं को स्वास्थ्य पोषण तथा उचित टीकाकरण की जानकारी भी देना। फिर जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनका टीकाकरण वगैरह से रिलेटेड उनका थोड़ा अवेयरनेस करना कि भाई आपको टीका कब लगवाना है, कैसे कैसे क्या होगा, ये भी बताया जाता है। अगला कार्यक्रम है हमारा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, कि जिसमें पोषण की कमी आ गई है उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो किसी विशेष पोषण तत्व की कमी को पूरा करने के लिए तथा लोगों में जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला जो अंधापन होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको पीछे कितनी सारी अंधेपन की फोटो दिखाई थी, तो वो अंधेपन को रोकने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया जहाँ सभी को विटामिन ए की टैबलेट्स दी गई, ठीक है। इसके अलावा आयरन की कमी जो है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय आरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी गई। आयोडीन की कमी को संभालने के लिए भी आयोडीन रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा आहार पूरक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को भाई क्या उनको खाने पीने में सुधार करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसके लिए मतलब उनको स्कूलों में ही कुछ ना कुछ खिला पिला देना। जैसे मिड डे मील स्कीम मैंने आपको बताई थी, उनको खाना मिलेगा तो भाई टाइम से उसके बहाने वो पढ़ने भी आ जाएंगे, है ना। मिड डे मील स्कीम में उसको कुछ खाने को भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, तो वो ड्रॉप आउट नहीं करेंगे। और ये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया पूरे देश में, हर राज्य हर जिले में जा जाकर। और आपने भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर खाई होगी, मिलती है स्कूल्स में। और यही है कि भाई उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना सरकार की प्रायोरिटी रही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी चलाए गए, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फॉलिक एसिड की टैबलेट, विटामिन ए की टैबलेट भी दी जाती हैं, ठीक है। ये वही बात आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा था। फॉलिक एसिड और विटामिन ए की गोलियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जो स्कूल्स वगैरह में भी दी जाती हैं, डिस्पेंसरी में दी जाती हैं महिलाओं को। फिर आता है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो डेली जो उनकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो उनका भोजन उनको चाहिए होता है,
वो उनको मिल जाता है, बालवाड़ी वगैरह में जाकर उनको प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें मिलता है, मतलब मिल जाती हैं। फिर है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम NNP, ये 2017 में शुरू हुआ था। इसका मेन काम था जो प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। पीछे जो मैंने अभी तक बताया वो बच्चों के लिए था, स्कूल्स वगैरह में जाकर वो सब करना, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो अभी स्तनपान करवा रही हैं, उनकी भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा बच्चे भी इसमें इंक्लूड हैं इस प्रोग्राम में। ओके, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या होता है कि देखो, आपने सुना होगा राशन कार्ड जो होता है हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर आपको बहुत कम सस्ते रेट पे गेहूं मिल जाता है, चावल मिल जाता है। तो ये भी सरकार का ही एक कार्यक्रम है कि आपको कम और रियायती दरों पर वो कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जन वितरण प्रणाली, आपको अपने राशन कार्ड के जरिए सस्ते दामों पर जो खाने का मिल जाता है ना, गेहूं आपने अगर कभी लिया हो, या चावल मिल जाता है, चीनी भी मिल जाती है। तो ये सरकार का ही एक कार्यक्रम है, वरना इस रेट पे आपको दुकानदार नहीं देगा जितना आपको सरकार देती है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, ये क्या है, जो लोग BPL से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन परिवारों के लिए 2 से 3 रुपए किलो की दर से राशन उपलब्ध कराना। मात्र 2 से 3 kg, ठीक है, पर kg 2 से 3 रुपए आपको मिल जाएगा अगर आप BPL कैटेगरी से हो। अन्नपूर्ण योजना, इसमें क्या है, जो BPL कैटेगरी के सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वृद्ध हैं, उनको, जो लोग पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली की बात करें ना भाई, पता नहीं कितने साल हो गए हैं नई पेंशन नहीं बन रही है, 2018 से 2017 से। तो जो लोग बुढ़ापे में हैं और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सरकार ने अन्नपूर्ण योजना बनाई कि भाई उनको जो है बहुत कम दामों पर खाने पीने का मिल जाए, एटलीस्ट वो अपना बुढ़ापा तो सही से करें। स्वास्थ्य देखभाल, अब हम देखेंगे अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम कहाँ जाते हैं। सबसे पहले देखो, हेल्थ हमारा मूलभूत अधिकार है, हम सभी को अच्छी हेल्थ मिलना, प्रोवाइड करवाना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो हर सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देना, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। सबसे पहले आपके प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, छोटे छोटे गाँवों में, जिलों में होते हैं, जहाँ पर आपको प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर होते हैं जो आपकी जांच कर लेते हैं, भाई खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाती हैं। फिर आपके स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी प्राइमरी हॉस्पिटल से थोड़ी सी अच्छी सुविधा मिल जाती है। यहाँ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक बीमारी को, जैसे मान लो ENT वाला डॉक्टर अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है, ईयर नोज थ्रोट वाला, ठीक है, आपको लीवर का अलग डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है, आपको आइज़ का अलग डॉक्टर मिल जाएगा, स्किन का अलग डॉक्टर मिल जाएगा। तो ये स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ होता है, प्राइमरी वाले में थोड़ी सर्विस कम होती है, ठीक है, तो ये फ़र्क है। फिर उसके बाद ये जो स्पेशल वाले होते हैं, इसमें आपको MRI स्कैन और CT स्कैन, कैट स्कैन, पेट स्कैन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये सर्विसेज प्राइमरी में नहीं मिलती, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में ही आपको मिलती हैं, ठीक है, जो आप अपने सामने देख पा रहे हो। और ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं, ये आपको छोटे गाँव में नहीं मिलेगी सर्विस MRI की, कैट स्कैन की, ठीक है, CT स्कैन की। फिर आते हैं सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, ये थोड़े से, देखो प्राइमरी क्या था, थोड़ा छोटे लेवल पे था, सेकेंडरी थोड़े और बड़े लेवल के बड़े हॉस्पिटल होंगे, जैसे एम्स वगैरह हो गया। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए रोगी को स्पेशल जांच के लिए कुछ दिनों के लिए भर्ती भी होना पड़ता है, ठीक है। प्राइमरी में अक्सर ज़्यादा भर्ती की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती, पर सेकेंडरी हॉस्पिटल में प्रॉपर वार्ड बने होते हैं जहां आपको भर्ती किया जाता है, और वहां पे जो डॉक्टर होंगे वो रोगी को बड़े अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं अगर प्राइमरी वाले के बस की नहीं है। अगर प्राइमरी वाले को लग रहा है ये केस मेरे से बाहर है, तो वो सेकेंडरी पे रेफर कर देगा कि आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाओ, तो वहां पे उसका इलाज हो जाता है, क्योंकि सारी सुविधाएं मिल जाती हैं इलाज की सेकेंडरी हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कार्य क्षेत्र। आप अगर जन पोषण वगैरह की स्टडी कर लेते हो तो इसका क्या स्कोप मिलेगा आपको आगे, वो देख लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जन या फिर सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ अगर आप बन जाते हो, ठीक है, आप मान लो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हो, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हो, तो आप सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
जो कुछ एनजीओज वगैरह होते हैं वहाँ से जुड़ के आप कुछ काम कर सकते हो। यूनिसेफ के साथ काम, मतलब यूनिसेफ ऑक्सफैम नाम से कोई कार्यक्रम है, ठीक है, यूनिसेफ का, उसमें काम कर सकते हो। DFID, FAO, WHO, इनके साथ भी आप जुड़ सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर भी, अगर आपने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रखी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ अगर आप हो, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के आप अगर एक्सपर्ट हो, तो आप अपनी शिक्षा और योग्यताओं के आधार पर जो ICDS कार्यक्रम था ना, जो मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया था, उसके लिए भी आप देश में अलग अलग स्तर पर काम कर सकते हो जा जाकर, ठीक है। और सरकारी स्तर पर आप परामर्शदाता बन सकते हो, ठीक है, आप सलाहकार के रूप में काम कर सकते हो सरकार के, और आप नीतियां बनाने में मदद कर सकते हो, कैसे भाई पोषण संबंधी जो ये चीज़ें हैं जिसको अगर हमें दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।